आज हम करने जा रहे हैं इसमें डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड विभाग वलय या विषम क्षेत्र के बारे में। विभाग वलय डिवीजन रिंग, एक हम विभाग वलय क्वोशिएंट रिंग को भी पढ़ेंगे और एक हम विभाग वलय डिवीजन रिंग को भी कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। पेपर में जब भी आपके पास आता है तो उसमें ये जरूर देख लेना, 1 नंबर की डेफिनेशन आती है विभाग वलय को परिभाषित कीजिए। अब हिंदी में तो विभाग वलय दोनों ही विभाग वलय ही कहलाएंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसमें डिवीजन रिंग लिखा है या क्वोशिएंट रिंग लिखा है, वो जरूर देखते हुए फिर उसकी परिभाषा लिखना। दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। हिंदी में नेम उनके सेम है विभाग वलय के रूप में। तो डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड विभाग वलय या विषम क्षेत्र को हम परिभाषित कर रहे हैं। कोई भी वलय R प्लस गुणा विभाग वलय कहलाता है यदि पहली कंडीशन कि R प्लस गुणा एक तत्सम वलय होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है इसमें कि R प्लस गुणा में गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई होती हैं तो उसे हम विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहते हैं। अब क्षेत्र की परिभाषा में और उसमें एक ही अंतर है। क्षेत्र की परिभाषा में जो फील्ड किया था कल हमने, फील्ड की डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिंग जो है वो तत्समकी वलय, आइडेंटिटी रिंग, क्रम विनिमय वलय, कम्यूटेटिव रिंग, उसके साथ में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान था। 3 कंडीशन थी उसमें, इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। इसको विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहेंगे या डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कहेंगे। कौन सी एक डेफिनेशन नहीं है? कम्यूटेटिव वाली। तो अगर कोई भी वलय जो है वो तत्समकी वलय है और गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान है। अब अगर मैं इसको संपूर्ण रूप में लिखना चाहूं तो इस प्रकार से लिखेंगे, R प्लस गुणा जो है वो विभाग वलय कहलाता है यदि पहली कंडीशन डिवीजन रिंग है, इसको हम स्क्यू फील्ड कह रहे हैं। तो आप चाहे इसको किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, R11 R प्लस में आबेली ग्रुप होना चाहिए पहली कंडीशन। आबेली ग्रुप कई बार लिख चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसमें, आबेलियन ग्रुप। सेकंड कंडीशन में R प्लस में एक तो सामी ग्रुप साचर्यता, R22 में R प्लस के साथ तत्समकी आइडेंटिटी और R23 में R इंटू के साथ, यहाँ इंटू सेकेंड ऑपरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास इसमें प्रतिलोम इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन थी इसमें R प्लस और इंटू के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, बंटनता गुणधर्म। अगर ये नियम लागू होते हैं तो उसे हम विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहेंगे, अन्यथा वह विभाग वलय और विषम क्षेत्र नहीं है। इस थ्योरम में हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यतः एक प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। अर्थात अगर हमारे पास कोई भी एक क्षेत्र परिभाषित कर दिया जाए तो वह प्रांत की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर प्रांत है तो वो क्षेत्र हो, ये आवश्यक नहीं है। अब दोनों की परिभाषा में अंतर क्या था? क्षेत्र की परिभाषा में क्रम विनिमय तत्समकी वलय होता है, प्रांत की परिभाषा में भी क्रम विनिमय तत्समकी वलय होता है। क्षेत्र की परिभाषा में प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, जबकि प्रांत की परिभाषा में शून्य भाजक रहित होता है। यानी तीसरी कंडीशन जो थी वो सिर्फ परिवर्तित है इसमें। अगर तीसरी कंडीशन में परिवर्तन है
तो हमें सबसे पहले क्षेत्र लेके चलेंगे, तीसरी कंडीशन को मान के चलेंगे क्षेत्र की, हम सिद्ध करेंगे कि वह शून्यभाजक रहित भी है अर्थात प्रांत भी है। विलोम के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसके अनुसार हम ये सिद्ध करेंगे कि एक प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है, प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं है। क्रम विनिमय और तत्समकता तो दोनों में कॉमन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ तीसरी कंडीशन के कारण ये पहला पार्ट सत्य होगा कि क्षेत्र होगा तो पूर्णांकीय प्रांत होगा, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत होगा तो क्षेत्र नहीं होगा, वो तीसरी कंडीशन के कारण ही विफल होगा। तो यहां पे सबसे पहले माना R प्लस गुणा एक क्षेत्र है। अगर यह क्षेत्र है तो R प्लस गुणा क्रम विनिमय तत्सम वल्य है। हमें सिद्ध करना है कि R प्लस गुणा प्रांत है, डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है, ये हम इसमें प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए R प्लस गुणा में शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है, अर्थात अगर A 0 के बराबर नहीं है तो A इनवर्स भी इस R में विद्यमान होगा। यह हमें दिया हुआ है, क्षेत्र है, हम मान के चल रहे हैं, इसका मतलब शून्येतर अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है, यह हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है इसमें प्रांत में क्रम विनिमय तत्सम वल्य है, वो पहले से सिद्ध हो चुका है, सिर्फ शून्यभाजक रहित है, ये हमें सिद्ध करना है। शून्यभाजक रहित का मतलब क्या था कि हम ये मान के चलते हैं कि A और B अगर R के एलिमेंट हैं तो A गुणा B बराबर 0 पर या तो A 0 के बराबर आएगा या B 0 के बराबर। हम मान के चल रहे हैं A तो 0 है नहीं, अगर A 0 नहीं है तो B का मान 0 बनना चाहिए, ये हम सिद्ध करेंगे इसमें। इसको सिद्ध करने के लिए इस भाग में दोनों तरफ A इनवर्स अप्लाई करने पर यह बन जाएगा A इनवर्स इंटू 0। साचर्यता का नियम लागू होता है, A इनवर्स का A के साथ मल्टीप्लाई ऑपरेशन करवाएंगे, B इज इक्वल्स टू A इनवर्स 0, 0 के इक्वल हो जाएगा। A इनवर्स इंटू A E तत्समक बन जाएगा, तत्समक इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और E के साथ किसी को भी ऑपरेट करवाएं, B इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। B इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ इसमें कि हम A को 0 नहीं ले रहे थे, A भी 0 था, हम सिद्ध कर रहे हैं कि B का मान 0 है, अतः R प्लस गुणा शून्यभाजक रहित है, और अगर शून्यभाजक रहित है तो R प्लस गुणा प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत को परिभाषित करता है, जो हमारा पहला पार्ट था। इसी का विलोम केवल हम एग्जाम्पल लेके सिद्ध कर सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल? अगर Z प्लस और गुणा लेके चलते हैं तो ये एक प्रांत है। प्रांत की परिभाषा क्रम विनिमय होना चाहिए, क्रम विनिमय वल्य बनेगा, बट गुणा हमेशा क्रम विनिमय होता है। तत्समकी होना चाहिए, तत्समकी वल्य बनेगा, क्योंकि एक इसमें तत्समक गुणा का विद्यमान होता है। वल्य की परिभाषाओं को सभी को कंडीशन को अप्लाई करता है ये। शून्यभाजक रहित होना चाहिए, हमें पता है कि नहीं दो पूर्णांकों का गुणा करने पर 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। अगर दो संख्याएं अशून्य अवयव लेके चलेंगे तो उनका गुणा कभी भी 0 नहीं आ सकता पूर्णांक में। इसका मतलब ये प्रांत तो है लेकिन ये क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र क्यों नहीं है? गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। 2 का प्रतिलोम 1/2 होना चाहिए, 1/2 जेड में नहीं आता। 3 का प्रतिलोम 1/3 जेड में नहीं आता। अगर जेड में नहीं आता इसका मतलब इसका प्रतिलोम ही इस जेड में विद्यमान नहीं है, और अगर शून्येतर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो यह एक क्षेत्र नहीं है।
तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि z प्लस गुना प्रांत है, परंतु 2 का प्रतिलोम 1/2 z में विद्यमान नहीं है, अतः यह क्षेत्र नहीं है। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र एक प्रांत होता है, लेकिन प्रांत एक क्षेत्र नहीं होता। तो इसमें शून्य भाजक रहित, जिसमें शून्य के भाजक नहीं है, विदाउट जीरो डिवीजर, यानी इसमें जीरो डिवीजर नहीं है। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब हो जाएगा कि उसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। कम्यूटेटिव है, a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल है। परिमित, परिमित का मतलब फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है। एक हम ऐसा सेट लेके चल रहे हैं जिसके अंदर वो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है, विदाउट जीरो डिवीजर है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आ रहा है जब 0 से मल्टीप्लाई करें, तो वह एक फील्ड होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब पूर्णांकीय प्रांत की अगर परिभाषा करें, पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या थी? पूर्णांकीय प्रांत यही था, क्रम विनिमय होना चाहिए, तत्समकी होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवीजर होना चाहिए। यहां पे सिर्फ तत्समकता की कंडीशन नहीं दी इसने, बाकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूर्णांकीय प्रांत की दी हुई है। और उसके साथ में एक और इंक्लूड कर दिया उसने कि परिमित अवयव विद्यमान है। परिमित अवयव का मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें विद्यमान है। हमें यह प्रूव करना है कि यह एक फील्ड है। फील्ड में कमी कौन सी रही है? एक तो तत्समकी रहा है, तत्समकी नहीं दिया इसने, क्रम विनिमय दिया हुआ है, एक तो तत्समक रह गया। हमें एक तो यह सिद्ध करना है कि इसमें तत्समक विद्यमान है, गुणा के लिए तत्समक विद्यमान है, और एक गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। शून्येतर अवयव है, उस शून्येतर अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान होगा। ये 2 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं, एक तो तत्समक विद्यमान है और एक गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अगर ये 2 पार्ट विद्यमान है तो उसे क्षेत्र कह देंगे, अन्यथा यह एक क्षेत्र नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि माना R एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A1, A2, A3 अप टू AN एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि निश्चित परिमित संख्या में अवयव हैं, तो हम लेट करके चलेंगे A1 से AN तक कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें विद्यमान है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2016, 17, 19 और 20 4 साल आई हुई है ये थ्योरम। उससे पहले भी आई होगी पर 2016 से इसमें लिखा हुआ अपने पास, तो वहाँ से हमारे पास ये थ्योरम है 4 पार्ट में। तो अब A1 से लेकर AN तक n एलिमेंट मान लिए, n के n डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होंगे? अगर सेम एलिमेंट बन जाएंगे तो अनकाउंटेबल हो गया। कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, अगर सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। सेम एलिमेंट को समुच्चय में लिखा नहीं जाता कभी भी। अगर सेम एलिमेंट को समुच्चय में लिखा नहीं जाता तो A1 से AN तक लगातार एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कोई 2 अवयव समान नहीं है उसके बीच में, लगातार अलग अलग अवयवों को व्यक्त करते हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था कि ये जो संक्रियाएं लेके चलते हैं, वो संक्रियाएं या ऑपरेशन जो हम डिफाइंड करते हैं वो ऑपरेशंस क्या हैं? द्विधारी संक्रियाएं होती हैं, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब इसके 2 एलिमेंट्स लेके चलें और उनका ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्ट भी इसी सेट से आता है और कोई एलिमेंट नहीं बनता। हम मान लेते हैं कि AI एक ऐसा एलिमेंट है जो R में विद्यमान है, कुछ इस प्रकार से कि अगर AI को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो यही एलिमेंट्स आएंगे, AI का A3 से और AI का AN से मल्टीप्लाई करेंगे। संवर्ता का नियम या द्विधारी संक्रिया के अनुसार किसी एक एलिमेंट से उस सेट को मल्टीप्लाई करने पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसी सेट के आएंगे और किसी सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। तभी ये वलय को परिभाषित करेगा, रिंग को डिफाइन करेगा, अन्यथा ये रिंग भी नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से कोई 2 एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर हम इक्वल ले लेते हैं, सपोज करो AR इंटू AI
इक्वल सपोज कर लिया ए एस इंटू ए आई के, मान के चल रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ए आर इंटू ए आई माइनस ए एस इंटू ए आई भी इक्वल होगा 0 के, ए आर माइनस ए एस ऑफ ए आई जो होगा वो भी इक्वल होगा 0 के। यहाँ ए आई को नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर जीरो एलिमेंट ले लिया तो सारे जीरो हो गए, फिर उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा। हम थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं इसलिए एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए आई। अगर ए आई नॉन जीरो एलिमेंट है, शून्य भाजक रहित है, विदाउट जीरो डिविजर है, दो का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक जीरो बने, यानी ए आर माइनस ए एस भी जीरो होगा। अगर ए आर माइनस ए एस जीरो है तो ए आर इक्वल्स टू ए एस आ गया, इसका मतलब इसके दो एलिमेंट इक्वल आ गए, और दो एलिमेंट इक्वल हो नहीं सकते किसी सेट में। सेट ही डिफाइंड कर रहे हैं तो उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेके चलते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि ए आर ए आई और ए एस ए आई भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहां पे लिखेंगे जो संभव नहीं है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इसमें आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। दो पार्ट हमें प्रूफ करने हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी और इनवर्स प्रूफ करने के लिए जब हमने ए आई से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ए के भी तो आएगा। कोई एक एलिमेंट मान लिया आई जे के, कोई भी एक एलिमेंट है ए के, वो भी आएगा। और ये ए के यहां पे भी तो प्रदर्शित होगा किसी न किसी दो प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करने पर। मान लो ए के का ए आई से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास ए आई के इक्वल आ रहा है। हम ये मान के चल रहे, हम यहां सिद्ध करेंगे कि ए के जो है वो एक आइडेंटिटी है। रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। इसमें यहां ए के एक एलिमेंट आएगा, ए आई से हमने मल्टीप्लाई किया था तो ए के इंटू ए आई आएगा। इसमें हम मान के चल रहे हैं ए के को ए आई से गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो ए आई के बराबर आता है, यानी ए आई इसी का एलिमेंट था तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट इसमें जरूर होगा जो ए आई को व्यक्त करता होगा। हमने मान लिया वो ए के ऐसा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो ए आई को ही व्यक्त करता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए के जो है वो आइडेंटिटी है। ए के को आइडेंटिटी का मतलब क्या था? तत्समक कहते किसे हैं? तत्समक का, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो ए आई इंटू ए के भी इसके बराबर होगा। कम्यूटेटिव पहले से दिया हुआ है उसने, इसलिए ए के इंटू ए आई और ए आई इंटू ए के बराबर होंगे। अगर ए के तत्समक है तो एक और अवयव लेके चलते हैं, ए के से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर रिजल्ट जो है वो उसी एलिमेंट्स के इक्वल आ जाता है तो ए के तत्समक है, अन्यथा ए के तत्समक नहीं है। माना बी आर का एलिमेंट है जिसको हम ए एम और ए आई के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। अगर बी को ए एम इंटू ए आई के रूप में लिख रहे हैं तो ए के को बी से मल्टीप्लाई करके देखना है। ए के को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ए के इंटू ए एम ए आई लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ए के ए आई ए एम भी लिखा जा सकता है। ए के इंटू साचर्यता का नियम ए के इंटू ए आई ऑफ ए एम लिखा जा सकता है। अब इसमें ए के इंटू ए आई वैल्यू क्या बनेगी? ए आई के इक्वल आएगी, और ए आई इंटू ए एम की वैल्यू ए के ए आई इंटू ए एम, ये रहा हमारे पास कम्यूटेटिव है इसलिए ए आई ए एम भी बी के इक्वल होगा, इसलिए ये बी के इक्वल बनेगा। अर्थात ए के को ए आई से या बी से मल्टीप्लाई करने पर ये बी के इक्वल है, और बी को ए के से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बी के इक्वल आएगा। दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर एक एलिमेंट सेम आ जाएगा, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक आइडेंटिटी हो, अर्थात ए के इसमें तत्समक या आइडेंटिटी है।
अगर ए के आइडेंटिटी है तो इसको ई से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो दिया गया वलय है वो एक तत्सम की वलय है, तत्समक हमारा सिद्ध हो गया। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है प्रतिलोमी अवयव। प्रतिलोमी अवयव के लिए हमें पता है कि ए जे और ए आई भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो ए के कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसको ए आई से मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल आता होगा। मान लो हमारे पास ए जे ऐसा एलिमेंट है जिसको ए आई से मल्टीप्लाई करने पर ये ए के बराबर आ रहा है, जो कि ए आई इंटू ए जे के बराबर है। यहां पे हमने ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ए आई से पूरी संख्या को मल्टीप्लाई किया था। ए जे एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ए आई से मल्टीप्लाई करने पर ए के बनता है। ए के क्या था? आइडेंटिटी। किन्हीं दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने पर वह आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल कब हो सकता है? जब उनमें से एक दूसरे का प्रतिलोमी विद्यमान हो। हम ए आई को नॉन जीरो लेके चल रहे थे और ए आई का इन्वर्स जो है वो ए जे के इक्वल हम सिद्ध कर रहे हैं। अगर ए आई का इन्वर्स ए जे के इक्वल है तो शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। नॉन जीरो एलिमेंट्स हैव इनवर्स, हैंस आर प्लस इंटू क्षेत्र है या एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी थ्योरम थी। वलय का विलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। 2021 में 2021 में परिभाषा आई हुई है ये वलय का विलक्षण। इसके अनुसार आर प्लस गुना एक वलय और ए कोई भी आर का एलिमेंट है, जहां ए जो है वो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो n जो है वो एक कोई भी इस प्रकार की वैल्यू जिसका a से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जीरो आ जाए, तो इस n को हम वलय का विलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहते हैं। r प्लस इंटू एक रिंग है, a कोई भी एक एलिमेंट जो जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो n एक एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जिसको a से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जीरो आ जाए, वलय का विलक्षण कहलाएगी। इस n को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहते हैं। ठीक है, n कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाता है अगर n को a के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वह किसके इक्वल बन जाए? जीरो के इक्वल बन जाए। इसके अंदर हमारे पास अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेके चलें तो Z4 प्लस 4 इंटू 4, हमें पता है कि Z4 का कोई भी एलिमेंट, Z4 क्या है? एक वलय है। अगर ये वलय है तो वलय के किसी भी अवयव को अगर आप 4 से गुणा करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा? इंटू 4 पर हमने ये किया हुआ है कि अगर 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो रिजल्ट जो होता है उसमें रिमाइंडर लिखा जाता है, रिमाइंडर जीरो आता है, इसलिए इसका आंसर जीरो ही आएगा हमेशा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा, इसलिए 4 जो है वो इस वलय का कैरेक्टरिस्टिक है, इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई पॉजिटिव नंबर बने ही ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो माना जाता है। वह एक शून्य विलक्षण का वलय कहलाता है। जैसे z प्लस गुना है, आपको पता है कि z प्लस गुना में किन्हीं दो संख्याओं का गुना जीरो कब आ सकता है? जब उनमें से कोई एक जीरो हो, अन्यथा तो कोई बन ही नहीं सकता। अगर नहीं बन सकता तो इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा या विलक्षण होगा वो शून्य होगा, जीरो विलक्षण का होगा ये।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर n जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिंग का एलिमेंट 0 के इक्वल बन जाता है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। अगर वो विद्यमान है कोई पॉजिटिव नंबर तो उसका कैरेक्टरिस्टिक उतना हो जाएगा, अगर नहीं विद्यमान है तो 0 अभिलक्षण का है, शून्य कैरेक्टरिस्टिक का है। डेफिनेशन